पति मुझे तलाक देकर सड़ढक पर लाने की साजिश रच रहा था, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो वह मेरे पैरों में गिरकर भीख मांगने लगा। एक पत्नी के सम्मान और बुद्धिमानी की रोंगटे खड्डे कर देने वाली कहानी। विश्वास, यह 2.5 अक्षर का शब्द किसी भी वैवाहिक जीवन की सबसे मजबूत नींव होता है। एक औरत जब अपना घर छोड़कर किसी पराये पुरुष का हाथ थामती है, तो वह अपना सारा जीवन, अपने सारे सपने उस एक इंसान के नाम कर देती है। लेकिन क्या हो जब 25 साल के उस अटूट विश्वास का सिला धोखे और बर्बादी के रूप में मिले? क्या एक औरत को चुपचाप अपने भाग्य को कोसते हुए आंसू बहाने चाहिए, या फिर दुर्गा बनकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए? आज की कहानी उस खोखले अहंकार की कहानी है जिसे एक शांत और साधारण सी दिखने वाली पत्नी ने अपनी सूझबूझ से राख के ढेर में बदल दिया। मीनाक्षी एक बहुत ही सुलझी हुई, शांत और पारिवारिक मूल्यों को मानने वाली महिला थी। रामेश्वर के साथ उनके विवाह को 25 साल हो चुके थे। जब मीनाक्षी ब्याह कर इस घर में आई थी, तब रामेश्वर के पास अपना कहने को कुछ खास नहीं था। वह एक छोटी सी नौकरी करता था और किराए के मकान में रहता था। मीनाक्षी के पिता शहर के एक जाने माने और संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी का घर बसाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा रामेश्वर के नाम कर दिया था, ताकि वह अपना खुद का कपड़ डिढ़े का कारखाना शुरू कर सके। मीनाक्षी ने दिन रात एक करके रामेश्वर का साथ दिया। वह सुबह 4 बजे उठकर मजदूरों के लिए खाना बनाती, घर का सारा काम खुद संभालती और पाई पाई जो ढाकर कारखाने के कर्ज चुकाती। रामेश्वर की मेहनत और मीनाक्षी के त्याग ने रंग दिखाया। कुछ ही सालों में रामेश्वर का कारखाना शहर के सबसे बड़े उद्योगों में गिना जाने लगा। पैसे आए तो घर में सुख सुविधाएं भी आ गईं। रामेश्वर ने एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया, गाड़ियां आ गईं, लेकिन इन सबके साथ रामेश्वर के स्वभाव में एक बहुत बड़ा बदलाव भी आ गया। रामेश्वर अब घर में कम और बाहर ज्यादा रहने लगा था। व्यापार के नाम पर उसके विदेशी दौरे बरछ गए थे। मीनाक्षी की उम्र अब ढलने लगी थी, लेकिन रामेश्वर को पैसे के घमंड ने अंधा कर दिया था। उसके जीवन में कामिनी नाम की एक जवान और चालाक महिला का प्रवेश हो चुका था, जो उसकी नई व्यावसायिक भागीदार थी। रामेश्वर अब बात बात पर मीनाक्षी का अपमान करने लगा था। तुम जैसी अनपढ़ और गंवार औरत मेरे रुतबे के लायक नहीं हो मीनाक्षी। तुम्हें तो ढंग से बात करना भी नहीं आता। रामेश्वर अक्सर अपने दोस्तों के सामने मीनाक्षी को नीचा दिखाता था। मीनाक्षी सब कुछ सह लेती थी, यह सोचकर कि शायद व्यापार के तनाव में रामेश्वर ऐसा बर्ताव कर रहा है। लेकिन एक दिन जब रामेश्वर नहाने गया हुआ था, मीनाक्षी उसके कमरे की सफाई कर रही थी। तभी रामेश्वर का चमदढ़े का ब्रीफकेस नीचे गिर गया और उसमें से कुछ कागजात बाहर बिखर गए। मीनाक्षी ने जब उन कागजों को समेटने के लिए उठाया, तो उसकी नजर सबसे ऊपर रखे एक नीले रंग के लिफाफे पर पड़ गई। लिफाफे पर तलाक का मसौदा लिखा हुआ था। मीनाक्षी के हाथों से ब्रीफकेस छूट गया। उसके पैर सुन्न पड़ गए। उसने कांपते हाथों से वह कागज पढ़ा। उसमें लिखा था कि रामेश्वर मीनाक्षी से तलाक लेना चाहता है। लेकिन असली सदमा मीनाक्षी को तब लगा जब उसने आगे के पन्ने पढ़े। रामेश्वर ने बहुत ही चालाकी से अपने वकीलों के साथ मिलकर सारी संपत्ति, घर, बैंक खाते और कारखाने का मालिकाना हक एक शेल कंपनी के नाम कर दिया था, जिसकी मुख्य अधिकारी कामिनी थी। रामेश्वर ने कागजों में खुद को पूरी तरह से दिवालिया घोषित करने की साजिश रची थी, ताकि तलाक के बाद मीनाक्षी को गुजारा भत्ता या संपत्ति का एक भी हिस्सा न देना पड्डी छे। वह मीनाक्षी को 25 साल की सेवा के बाद खाली हाथ सड्याग पर फेंकने की पूरी तैयारी कर चुका था। दोस्तों, एक औरत अपने पति की हर कड़वी एवी बात सह सकती है, उसकी हर डांट को अपना सकती है, लेकिन जब बात उसके स्वाभिमान और उसके वजूद को मिटाने की आती है, तो वह टूटती नहीं है, बल्कि एक चट्टान बन जाती है। 25 साल का वह निस्वार्थ प्रेम जब इस तरह छला जाता है, तो दिल से कैसी आह निकलती है, यह सिर्फ एक जीवन साथी ही समझ सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि वैवाहिक जीवन में छल और धोखा सबसे बड़ा पाप है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही गहराई और जीवन के असली मायने सिखाने वाली कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देता है।
इसलिए सच्चाई का साथ दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मीनाक्षी की आंखों से उस दिन एक भी आंसू नहीं गिरा। जब दर्द हद से गुजर जाता है तो इंसान रोना भूल जाता है। उसने चुपचाप वो सारे कागज वापस उसी लिफाफे में रखे और ब्रीफ केस को वैसे ही बंद कर दिया जैसे वह पहले था। उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और रसोई में जाकर रामेश्वर के लिए उसकी पसंदीदा चाय बनाने लगी। रामेश्वर जब बाहर आया तो मीनाक्षी ने बिल्कुल सामान्य तरीके से उसे चाय दी। रामेश्वर ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, मैं अगले हफ्ते कामिनी के साथ एक बहुत बड्ढे सौदे के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। मुझे लौटने में 15 दिन लग जाएंगे। मीनाक्षी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जी, आप आराम से अपना काम निपटा कर आइए। मैं आपका सारा सामान बांध दूंगी। मीनाक्षी जानती थी कि रामेश्वर का यह आखिरी वार होगा। लौटने के बाद वह सीधा तलाक के कागज मीनाक्षी के मुंह पर मारने वाला था। जैसे ही रामेश्वर शहर से बाहर गया, मीनाक्षी तुरंत अपने पिता के एक बहुत पुराने और भरोसेमंद मित्र वकील पुरुषोत्तम जी के पास पहुंची। पुरुषोत्तम जी मीनाक्षी को अपनी बेटी की तरह मानते थे। मीनाक्षी ने रामेश्वर के ब्रीफकेस से चोरी छिपे ली गई उन दस्तावेजों की तस्वीरें पुरुषोत्तम जी को दिखाईं। सब कुछ देखकर पुरुषोत्तम जी का भी खून खौल उठा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मीनाक्षी बेटी, रामेश्वर ने बहुत ही गहरी चाल चली है। उसने कानूनी रूप से अपने नाम पर कुछ भी नहीं छोड़ा है। वह अदालत में खुद को कंगाल साबित कर देगा और सारी संपत्ति उस कामिनी की हो जाएगी। तुम्हारा इस घर या कारखाने पर कानूनी तौर पर दावा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मीनाक्षी ने अपनी साध्वी का पल्लू कसते हुए कहा, काका, मुझे उसका एक भी पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने पिता की दी हुई भीख पर उसे और उस औरत को ऐश नहीं करने दूंगी। क्या ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे मैं अपने पिता का सम्मान और अपना वजूद बचा सकूं? पुरुषोत्तम जी ने अपनी पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। अचानक उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। एक रास्ता है बेटी, पुरुषोत्तम जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे पिताजी ने रामेश्वर को जो पुश्तैनी जमीन दी थी, जिस पर आज वो करोद्धों का कारखाना खद्दा है, उसकी रजिस्ट्री तुम्हारे पिताजी ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम पर की थी। रामेश्वर को केवल उस कारखाने का मालिक बनाया गया था, जमीन का नहीं। कानूनी रूप से आज भी उस पूरी जमीन की इकलौती मालकिन तुम हो। ये सुनते ही मीनाक्षी की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। रामेश्वर अपने अहंकार और नई दौलत के नशे में इस 25 साल पुरानी सच्चाई को पूरी तरह भूल चुका था। उसने कारखाने की मशीनें, बैंक खाते और कंपनी का नाम तो कामिनी के नाम कर दिया था, लेकिन जिस जमीन पर वह सब कुछ खरीद दिया था, वह अभी भी मीनाक्षी की थी। मीनाक्षी ने अगले ही दिन पुरुषोत्तम जी के साथ मिलकर एक महिला कल्याण ट्रस्ट का निर्माण किया और अपनी वह करोड़ों की जमीन उस ट्रस्ट को दान कर दी। साथ ही मीनाक्षी ने अपने पुराने बैंक खातों से अपनी सारी जीवन भर की बचत और अपने सारे गहने सुरक्षित जगह पर निकाल लिए। उसने घर की एक एक कीमती चीज जो उसकी अपनी थी समेट ली। जब तक रामेश्वर वापस लौटा, मीनाक्षी ने अपनी बिसात पूरी तरह से बिछा ली थी। जीवन में कभी भी उस इंसान को कमजोर समझने की भूल मत करना जो आपके लिए अपने सारे सपने कुर्बान कर देता है। शांत पानी की गहराई का अंदाजा लगाना अक्सर अहंकारियों को भारी पड्डी डीडीएच जाता है। अगर आप भी मीनाक्षी के इस कदम से सहमत हैं और मानते हैं कि हर नारी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़कर हमारा हौसला बढ़ाएं। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी इन कहानियों को उन लोगों तक पहुंचाता है जिन्हें जीवन में सही दिशा की जरूरत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सच्चाई और स्वाभिमान की यह आवाज गूंजती रहे। 15 दिन बाद रामेश्वर पूरे घमंड के साथ घर लौटा। उसके हाथ में एक बद्धा सा भूरे रंग का लिफाफा था। मीनाक्षी हॉल में सोफे पर बैठी बहुत ही शांति से स्वेटर बुन रही थी। रामेश्वर ने बिना कोई हालचाल पूछे वह लिफाफा मीनाक्षी की गोद में फेंक दिया और कड़ी डिचकती आवाज में बोला, हस्ताक्षर कर दो मीनाक्षी, हमारा सफर यहीं तक था। मैं अब तुम्हारे साथ घुट घुट कर नहीं जी सकता। और हाँ, अदालत जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास अब कुछ नहीं है। सब कर्ज में डूब गया है और मैंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। तुम्हें इस घर से खाली हाथ ही जाना होगा। तुम्हारा सारा सामान मैंने नौकरों से कहकर बाहर रखवा दिया है।
मीनाक्षी ने बहुत ही आराम से वो कागज उठाए, बिना एक शब्द कहे उन पर अपने हस्ताक्षर किए और कागज वापस रामेश्वर की तरफ बढ़ा दिए। रामेश्वर को मीनाक्षी की इस खामोशी पर बहुत हैरानी हुई। उसे लगा था कि मीनाक्षी रोएगी, उसके पैरों में गिरेगी और भीख मांगेगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक सरकारी अधिकारी और कुछ पुलिस वाले खड़ीडी डीएचए थे। अधिकारी ने अंदर आकर रामेश्वर से पूछा, क्या आप रामेश्वर जी हैं? रामेश्वर ने घबराते हुए कहा, जी, क्या बात है? अधिकारी ने एक कड्डा नोटिस रामेश्वर के हाथ में थमाते हुए कहा, यह आपकी कारखाने की जमीन खाली करने का कानूनी आदेश है। जिस जमीन पर आपका कारखाना खड्डा है, उसकी असली मालकिन श्रीमती मीनाक्षी जी ने वह जमीन एक ट्रस्ट को दान कर दी है। आपके पास अपनी मशीनें और सामान वहां से हटाने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय है, अन्यथा सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। रामेश्वर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ डेच गया। उसने पलटकर मीनाक्षी की तरफ देखा, जो अब सोफे से खड्डी हो चुकी थी और उसकी आंखों में एक शेरनी जैसी चमक थी। रामेश्वर लड़खड़ाती आवाज में बोला, यह क्या मजाक है मीनाक्षी? तुमने ये क्या कर दिया? वो मेरा कारखाना है। मीनाक्षी ने बहुत ही शांत लेकिन धारदार आवाज में कहा, कारखाना तुम्हारा होगा रामेश्वर, लेकिन जिस जमीन पर तुमने अपने अहंकार और धोखे की इमारत खरीदी की थी, वह जमीन मेरी थी। तुमने तो खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था ना। तुमने तो सब कुछ कामिनी के नाम कर दिया था। तो अब जाओ और अपनी उस कामिनी से कहो कि रातों रात तुम्हारी मशीनों को रखने के लिए एक नई जमीन ढूंढ कर लाए। मेरे घर, मेरी जमीन और मेरी जिंदगी से इसी वक्त निकल जाओ। रामेश्वर को अपनी साजिश खुद अपने ही गले का फंदा बनती हुई नजर आने लगी। जब कामिनी को पता चला कि कारखाने की जमीन छिन चुकी है और रामेश्वर सच में सडेड छक पर आ गया है, तो उसने रामेश्वर के सारे फोन उठाने बंद कर दिए। जो शेल कंपनी रामेश्वर ने कामिनी के नाम की थी, कामिनी ने उसके सारे पैसे निकाले और हमेशा के लिए शहर छोड़कर गायब हो गई। एक हफ्ते बाद रामेश्वर की सारी मशीनें बारिश में बाहर सड्डशाकों पर भीग रही थीं। उसका व्यापार पूरी तरह से तबाह हो चुका था। जिस रामेश्वर को अपनी दौलत और अपनी चालाकी पर इतना घमंड था, वह आज मीनाक्षी के उसी बंगले के दरवाजे पर फटे हुए कपड़हों में खड्डा होकर रो रहा था। मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं। उस कामिनी ने मुझे धोखा दिया। मुझे वापस अपना लो, मैं तुम्हारे पैरों में गिरता हूं। रामेश्वर रोते हुए दरवाजा पीट रहा था। मीनाक्षी ने दरवाजा खोला। उसने रामेश्वर की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने कहा, तुम्हें कामिनी ने धोखा नहीं दिया रामेश्वर, तुम्हें तुम्हारे अपने अहंकार ने मारा है। तुमने उस इंसान को खाली हाथ सर ढक पर फेंकने की कोशिश की, जिसने तुम्हें इंसान बनाया था। यहां तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। ये तुम्हारे ही बोए हुए बीज हैं। अब इनकी कड़िढ़ी हुई फसल तुम्हें अकेले ही काटनी होगी। मीनाक्षी ने दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। रामेश्वर अपनी बर्बादी पर आंसू बहाता हुआ उसी सड़क पर लौट गया, जहां वह मीनाक्षी को लाना चाहता था। मीनाक्षी ने अपने आत्मसम्मान और बुद्धि के बल पर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां डर और धोखे के लिए कोई जगह नहीं थी। दोस्तों, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ देती है तो इंसान के सारे गुरूर टूटकर बिखर जाते हैं। किसी के सच्चे प्रेम और त्याग का मजाक उड़ाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, और जब एक औरत अपने सम्मान की लड़ाई लड़ाने पर आती है, तो वह बड्ढी से बड्ढी साजिश को मिट्टी में मिला सकती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में एक नई ऊर्जा और सम्मान की भावना जगाई है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हर किसी को यह सीख मिल सके कि रिश्तों में धोखा कभी फलदायक नहीं होता। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या मीनाक्षी ने जो किया वह सही था। आपकी राय का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।